Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, lecture number 15th, Toothpaste. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और उसकी सेकेंड यूनिट हम डिस्कस, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के बारे में हमने देखा कि टूथपेस्ट जो है किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है और कौन कौन से टाइप के टूथपेस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन टूथपेस्ट के इवेल्युएशन पैरामीटर्स के बारे में कि किस तरीके से टूथपेस्ट को जो है हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये सही से फॉर्मुलेट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे इवेल्युएशन टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज इवेल्युएशन ऑफ टूथपेस्ट। इसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर द अब्रेसिव कैरेक्टर। इन दिस the cleansing action of dentifrice is mainly depend on their abrasive property. The test has been done for checking the abrasive property on the extracted teeth because the abrasive should not lead to any damage to the enamel. Thus, by mechanical method of the teeth are brushed using powder or paste, and the effects of dentifrice on the teeth is studied before and after the brushing. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो टूथपेस्ट रहेगा उसके अब्रेसिव नेचर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब्रेसिव करेक्टर को हमको टेस्ट करना है, यानी कि कितना घिसता है आपका टूथपेस्ट, यानी कि कितना क्लीन कर सकता है, कितनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है उसकी, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर जो हमारा टूथपेस्ट रहता है या जो डेंटिफाइज रहते हैं उनकी जो क्लींजिंग एक्शन है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, वो किस पर डिपेंड करती है, उनकी अब्रेसिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इसलिए हम यहाँ पर एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारे टीथ होते हैं उनकी कितनी अब्रेसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि अच्छा एक बात और कि अब्रेशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना टीथ ही आपके एक्सट्रैक्टेड होने लगेंगे। तो कितना वो आपके अब्रेस वहां पर कर रहे हैं इसको हमें चेक करना है, क्योंकि अब्रेशन जो है वो आपके टीथ की इनेमल लेयर को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम मैकेनिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से जब हम टूथ पेस्ट को अप्लाई करके टूथ ब्रश की हेल्प से टीथ पर इस तरीके से मैकेनिकली अप्लाई करते हैं, मैकेनिकली जो प्लेग होता है उसको रिमूव करते हैं, ब्रश करते हैं टूथपेस्ट या टूथ पाउडर को यूज करके, तो उसमें जो डेंट्रीफाइज प्रेजेंट होता है वो टीथ पर कितना अब्रेशन कोज करता है और प्लेग को रिमूव करता है, लेकिन टीथ की जो इनेमल लेयर है उसको ना रिमूव करता हो, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसके लिए ब्रशिंग से पहले और ब्रशिंग के बाद में किस तरीके का इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है, इसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली अब्रेशन कैरेक्टर में हम ये देखेंगे कि टूथब्रश करने से पहले कितनी किस तरीके के आपके टीथ थे, कितने लेयर्स प्रेजेंट है प्लेग की, और टूथब्रश करने के बाद प्लेग की लेयर रिमूव हो रही है नहीं हो रही है, या आपके इनेमल भी अब्रेज हो रहा है वहां पर, इसको चेक करते हैं। क्लियर? Second is determination of the particle size. In this, the cleansing nature and the abrasive property of the dentifrice depend on the particle size. Therefore, this determination is necessary. Hence, by using the microscopical techniques or by involving the methods of sieving, the particle size can be determined. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डेंट्रीफाइज यूज करते हैं ना, उनकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, उनकी अब्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं, जो किस पर डिपेंड करती है, उसके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को ही फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं, और इस डिटर्मिनेशन के लिए हम माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, हम सीविंग के मेथड को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम पार्टिकल साइज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पार्टिकल साइज को फाइंड आउट करने के लिए, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए जो है क्या किया जाता है,
सीविंग परफॉर्म की जाती है और माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। ठीक है, सिंपली माइक्रोस्कोप के अंदर आपको टूथपेस्ट को मतलब स्लाइड में, पतली से स्लाइड में लेकर के, टूथपेस्ट लेकर के उसमें ग्लिसरीन लगाकर और आपको दूसरी साइड से ढक के माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके उसका पार्टिकल साइज मेजर कर लेना है, और उस पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसकी कितनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी, इसकी कितनी अब्रेसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है ये बात? Next is test for the cleansing property. In this test is done in order to determine the cleaning ability of the dentifrice. Hence, in vitro method for this test is that the tooth cleansers are brushed onto a polyester film and the charge in reflection character of the liquor कोटिंग बिफोर एंड आफ्टर यूज इज मेजर्ड। क्या करते हैं यहाँ पर, जो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है ना उनका टेस्ट करेंगे, भाई कितना साफ कर सकता है आपका टूथपेस्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डेंटिफाइज की क्लीनिंग एबिलिटीज को हम यहाँ पर डिटरमाइन करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट में इन विट्रो मेथड्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, और इन विट्रो मेथड्स को यूज करके जो टूथ क्लींजर होते हैं उनको हम ब्रश करते हैं। किससे ब्रश करते हैं, एक पॉलीएस्टर की फिल्म यहाँ पर जो यूज की जाती है, और देखते हैं कि भाई कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है, कि भाई जो कोटिंग हो रही है उस कोटिंग का क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, और बिफोर एंड आफ्टर यूज को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझो क्या कह रहे हैं, कि क्लींजिंग प्रॉपर्टी को टेस्ट कर रहे हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम डेंटिफाइज को यूज करेंगे, यानी कि टूथपेस्ट को यूज करेंगे। टूथपेस्ट की क्लीनिंग एबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हम इन विट्रो टेस्ट करेंगे, इन विवो नहीं, किसी पर अप्लाई करके नहीं, इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। और इसके लिए हम एक पॉलीएस्टर की फिल्म पर जो टूथ क्लींजर है उसको ब्रश करेंगे और देखेंगे कि कितना रिफ्लेक्शन यहाँ पर चेंज होता है, यानी कि लिक्विड अप्लाई करने के पहले और लिक्विड अप्लाई करने के बाद में कितना यहाँ पर रिफ्लेक्शन में चेंज होता है, इसको मेजर किया जाता है। फोर्थ होता है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं कि टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स लो flow property till its expiry date, and this test is performed on the theological properties like the particle size, viscosity, etc. The product consistency depends. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हमको देखो, बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आए ना, तब तक हमारा पूरा टूथपेस्ट जो रहे वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज एज इट इज मेंटेन रहे। ठीक है, इसके लिए हम उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जो उसकी थियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी, ठीक है, इनको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को इनकी पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी के बेसिस पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये देखते हैं कि पार्टिकल का पार्टिकल साइज कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, और इसकी जो ये थियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है इसके बेसिस पर प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को जो है हम यहाँ पर मेजर करते हैं। क्लियर ये सारी चीजें? फिफ्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पीएच निकालने के लिए सिंपली पीएच मीटर आता है, उससे आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इसको सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करें और पीएच मीटर से निकाल लेंगे पीएच। सो इन दिस टेस्ट प्रोसीजर 10% ऑफ सोल्यूशन of the pH in the water is prepared, and using a pH meter a solution of dispersion is evaluated. To maintain the consistency of a product, the pH should range from 6.8 to 7.4 in order. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टेस्ट प्रोसीजर होता है ना, इसके अंदर हम जो पेस्ट होता है उसका 10% का सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि जैसे 10 ग्राम हमने पेस्ट ली, ठीक है, उसको 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लेंगे, और उसको फिर पीएच मीटर के अंदर वो इलेक्ट्रोड डाल करके सिंपली पीएच को नोट कर लेंगे, पीएच इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये की जो पीएच होगी वो आपकी 6.8 टू 7.4 की रेंज के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मिंग कैरेक्टर। फॉर्मिंग कैरेक्टर मतलब झाग बनाने की कितनी टेंडेंसी, क्योंकि मुंह में ब्रश करोगे तो झाग बनने चाहिए ना, है ना, तो फॉर्मिंग कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है।
So for this test is applicable only to the foaming toothpaste and powders, and in this test the specific amount of product is mixed with with a non amount of water, and in order to produce and form the solution is shaken sometimes. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ना वो आपके सिर्फ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर के फॉर्म यानी कि झाग बनाने के लिए काम आता है। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके, ठीक है, सोल्यूशन बना के उसको ऐसे झाग बनाते हैं। फिर देखते हैं कि जैसे हमने थोड़ी देर के लिए शेक किया तो उसके बाद पहले कितना वॉल्यूम था। जैसे मान लो कि 50 ml की मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने सोल्यूशन लिया 10 ml, ठीक है, तो पहले 10 ml है और फिर से झाग बनाया, फिर देखा कि झाग बनने के बाद वो 50 ml तक शो कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई 5 ml का यहाँ पे झाग बन गया। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करते कि पानी में घोल के पहले सोल्यूशन बनाते हैं, फिर ऐसे शेक करते हैं और देखते हैं कि कितना झाग बन रहा है। बस इस ऐसे ही फॉर्मिंग कैरेक्टर पता किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द टेस्ट फॉर एन स्पेशल इंग्रेडिएंट। In this, the use of a therapeutic ingredient may lead to certain incompatibilities. Therefore, to determine the effects of specific ingredients like antiseptics, enzymes और specific test are performed। क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको क्या करना है, जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर अवेलेबल, उनके लिए टेस्ट अप्लाई करने कि वो अवेलेबल है नहीं है, कितने अमाउंट में है, उसको हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं इसके अंदर स्पेशल थेरापेटिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ वो कंपैटिबल ना हो। तो इसलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए इन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स के इफेक्ट्स को जानने के लिए क्या किए जाते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक के लिए अलग टेस्ट लगाएंगे, एंजाइम्स के लिए अलग टेस्ट लगाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, एट्थ होता है आपके लिमिट टेस्ट फॉर द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिए यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, तो सिंपली आपको पता है हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो वो अप्लाई कर लेंगे। So to check the presence of any heavy metal like arsenic or lead that may lead to toxicity, certain tests are performed. In this, limit tests for the heavy metals are performed to avoid the occurrence of these metals. ठीक है, तो यहाँ पर हैवी मेटल्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे आर्सेनिक के लिए, लेड के लिए, जो क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, लिमिट टेस्ट जो आपने पढ़ रखे हैं सिंपली वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल परफॉर्म किया जाता है ताकि ये जो मेटल है इसके अकर होने के, इसके आपके टूथपेस्ट में प्रेजेंट होने के जो चांसेस है उसको क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई किसके बारे में, टूथपेस्ट के बारे में। अब लास्ट जो टॉपिक आता है इस यूनिट का हमारे पास वो है माउथ वॉश। ठीक है, माउथ वॉश भी ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। माउथ वॉश बेसिकली क्या करता है, जो आपके माउथ में बैड ऑर्डर होती है ना उसको रिमूव करता है, कोई प्लेग या डैब्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है और फ्रेशनेस फील कराता है माउथ के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं माउथ वॉश के बारे में, देखिए कि mouthwash are concentrated clear aqueous solution which is having a pleasant taste that is used to clean and dehydrate the mouth and the buccal cavity. These mouthwash contains antibacterial agent, alcohol, glycerin, sweetening agent, flavoring agent and coloring agent. They are also used in the oral mucus disease to treat the mouth infections and to maintain the oral hygiene. They are also used after diluting with the warm water and they have more cosmetic value. क्या बोल रहे हैं माउथ वॉश के बारे में कि ये जो आपके माउथ वॉश होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, आपके कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं, क्लियर एक्वस सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड नेचर के होते हैं, डाइल्यूट करके यूज किए जाते हैं। एक्वस होता है नेचर, प्लीजेंट टेस्ट, टेस्ट में अच्छे लगते हैं, और इनको माउथ को और बकल कैविटी को क्लीन करने के लिए, डिओड्राइज करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ये जो माउथ वॉश होते हैं इसके अंदर क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है अल्कोहल, ग्लीसरीन, स्वीटनिंग एजेंट जिनको एक स्वीटर टेस्ट देता है, फ्लेवरिंग
एजेंट जो एक स्पेशल फ्लेवर देता है एंड अ कलरिंग एजेंट, इनसे मिलकर के आपके माउथ वॉश बने होते हैं और उनको यूज किया जाता है किसके लिए? मुंह में जो म्यूकस डिजीज होती है, ओरल म्यूकस डिजीज होती है, उसको ट्रीट करने के लिए, माउथ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है कि जो वार्म वाटर होता है ना, गर्म पानी से डाइल्यूट करके फिर उसको यूज करते हैं और उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि बैड ऑर्डर को रिमूव करता है और दांतों को क्लीन बनाने का काम करता है ना, तो इसलिए इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब माउथ वॉश के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, जैसे कि इट इट should be quick in action, potent enough to show its intended action at a specific dilution. Second is that the flavors must be strong enough to mask the foul smell of the mouth. Third is that it should have an acceptable taste. In most case, sweet taste is preferred. Fourth is at low cost of production. Fifth is no irritation should be caused to the oral cavity or to the mucous membrane. And sixth is it must be non-toxic. क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए यहाँ पर टूथपेस्ट के माउथ वॉश के अंदर। क्या कि भाई पहला है कि भाई फटाफट से काम करे, क्योंकि हम फटाफट मुंह में एकदम इसको झाग वाग बना करके और फिर स्प्लिट कर देते हैं, तो इसको जल्दी से काम करना होगा। क्विक इन एक्शन होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए ताकि एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन पर इंस्टेंट एक्शन दे सके। ठीक है, अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए ताकि जो मुंह में ले रहा है उसको भी अच्छा लगे और जो फ्रेग्रेंस आए, ऑर्डर आए माउथ से, वो भी अच्छे आए। तो माउथ की जो फाउल स्मेल है उसको अच्छे से मास्क कर सके, इसलिए उसमें अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए। एक्सेप्टेबल टेस्ट होना चाहिए क्योंकि टेस्ट बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, है ना। स्पेशली यहाँ पर स्वीट टेस्ट को प्रिफर किया जाता है। और प्रोडक्शन का, इसको प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, है ना, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए वरना कोई परचेस ही नहीं करेगा। इरिटेशन नहीं करना चाहिए कि जब माउथ में लो, ओरल कैविटी में लो, म्यूकस मेम्ब्रेन में लो तो कोई इरिटेशन ना करे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी ना करता हो, है ना, कोई और एक तो हम अच्छे के लिए ले रहे हैं हमारी तबीयत ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके माउथ वॉश होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश कंसंट्रेट्स, बफर्ड माउथ वॉश, डिओड्राइजिंग माउथ वॉश एंड थेरापेटिक माउथ वॉश। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके माउथ वॉश होते हैं। तो देखो नेक्स्ट, माउथ वॉश कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट इज कॉस्मेटिक माउथ वॉश। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हमारे माउथ वॉश होते हैं, जिसमें पहला है आपके क्या, कॉस्मेटिक माउथ वॉश। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका क्या, कॉस्मेटिक माउथ वॉश। कॉस्मेटिक माउथ वॉश की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका नेचर कैसा होता है, कॉस्मेटिक नेचर होता है, यानी कि एक अच्छा फ्रेग्रेंस, एक अच्छा ऑर्डर देने का ये काम करता है। तो इसके अंदर जरूरी है कि आप यहाँ पर अच्छी फ्रेग्रेंस वाले एजेंट डालो, इंग्रेडिएंट्स डालो। ठीक है, तो दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ water, flavor, color, and generally alcohol. The surface active agents of these may be included in these products to help in solubilizing the essential oils such as flavors and to assist in the penetration and cleansing of the mouth and teeth. क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके एजेंट्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, फ्लेवर, कलर, और इसके अंदर आपके होते हैं अल्कोहल, और इसके अंदर हम मिलाते हैं क्या, सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि सर्फेक्टेंट्स हम इसके अंदर मिलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को इजीली सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं असेंशियल ऑयल, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं, स्पेशल फ्लेवर देने का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके पेनिट्रेशन को आसान बनाते हैं, इजीली पेनिट्रेशन कराते हैं। और जो आपके माउथ में, टीथ के अंदर जो भी प्लैक प्रेजेंट होती है, डेब्रिस प्रेजेंट होती है, उनको रिमूव करके अच्छे से दांतों को क्लीन करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये कॉस्मेटिक माउथ वॉश जो होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और अच्छी फ्रेग्रेंस देने का काम करते हैं। सेकेंड होते हैं आपके एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश की बात करें तो द मेन पर्पस ऑफ दीज माउथ वॉश इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया नॉर्मली फाउंड इन द cavity in the large number.
These mouthwash having a direct astringent effect on the oral mucosa, and it is also act as an flocculating and precipitating proteinous. Just a second. Flocculating and precipitating protein material so that it can be removed by flushing. क्या बोल रहे हैं कि जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होते हैं ना, ठीक है, इनको अप्लाई करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि भाई माउथ के अंदर, या हम कहेंगे कि ओरल कैविटी के अंदर जो लार्ज अमाउंट के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना, उन बैक्टीरियाज को क्या कर देना, किल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पर माउथ वॉश अप्लाई किया जाता है, और ये माउथ वॉश क्या करता है, एक डायरेक्ट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, किसमें, ओरल म्यूकोसा के अंदर। और इस तरीके से ये क्या करता है, आपकी फ्लोकुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीनियस मटेरियल का काम करता है। ठीक है, और इसको सिंपली हम फ्लशिंग करके और रिमूव कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने माउथ वॉश अप्लाई किया, एकदम पूरा एकदम उसको स्प्रेड किया माउथ के अंदर, एंड देन हम फ्लश करके उसको स्प्लिट करके क्या करेंगे, बैक्टीरिया को बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या करता है, ओरल म्यूकोसा के अंदर एक डायरेक्ट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपके फ्लोकुलेटिंग एजेंट का काम करता है, प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीनियस मटेरियल का काम करता है। क्लियर है, और फ्लशिंग के थ्रू सिंपली इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड होता है आपके माउथ वॉश कंसंट्रेट। इसकी बात करें तो दीज आर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स विच हैविंग लेबल दैट इज डाइल्यूट बिफोर यूज। ठीक है, तो माउथ वॉश कंसंट्रेट जो है, कंसंट्रेटेड फॉर्मुलेशन है माउथ वॉश की, जिसको यूज करने से पहले डाइल्यूट करके फिर यूज करना है। बस इतनी सी बात है कि इस पर लेबल लगा रहेगा डाइल्यूट बिफोर यूज, इसको डाइल्यूट करके देन यूज करना है, ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है। फोर्थ है आपकी बफर्ड माउथ वॉशेस। These are mainly control the pH within the narrow range and in the oral cavity. For an example, alkaline buffered mouthwash can be helpful in reducing the stingly saliva and reducing the mucinous deposit by dispersion of protein. क्या बोल रहे हैं कि ये होते हैं आपके बफर्ड माउथ वॉश। ठीक है, इनमें क्या होता है, बफर सोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये मेनली क्या करते हैं, हमारी जो माउथ वॉश होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ओरल कैविटी के पीएच को कंट्रोल करने का, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। एक नैरो रेंज के अंदर ये पाए जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और इसके अंदर जो बफरिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाइन बफर्ड माउथ वॉश होते हैं, जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, स्टिंगली जो सलाइवा है उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसमें जो स्टिंगीनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो प्रोटीन के डिस्पर्जन की वजह से जो म्यूसिन यहाँ पर डिपोजिट हो गया है, जो म्यूसिनियस डिपोजिट है उनको रिड्यूस करने के लिए, म्यूसिनियस डिपोजिट को के लिए। ठीक है, तो बफर्ड माउथ वॉश की बात करें तो क्या करता है, पीएच को कंट्रोल करता है, ओरल कैविटी की हाइजीन को मेंटेन करता है, स्ट्रिंगीनेस को रिड्यूस करता है, म्यूसिनियस जो डिपोजिट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट होते हैं आपके क्या, डिओड्राइजिंग माउथ वॉश। These are mainly used to deodorize the oral cavity and by the antibacterial and other mechanism। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डिओड्राइजिंग जो माउथ वॉश होते हैं ना, इनको मेनली यूज किया जाता है किसके लिए, जो ओरल कैविटी होती है उसको डिओड्राइज करने के लिए, यानी कि इसको क्लीन करने के लिए। तो ये जो आपके माउथ वॉश होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपकी ओरल कैविटी होती है उसमें एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस लाते हैं, एक अच्छा सा ऑर्डर लाते हैं, ओरल कैविटी को डिओड्राइज करते हैं, और एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरियाज को किल करने का काम करते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरियाज को खत्म करके, बैक्टीरियाज को किल करके, रिड्यूस करके ओरल कैविटी की हाइजीन को इंप्रूव करने का काम करते हैं, ओरल कैविटी को डिओड्राइज करने का काम करते हैं। क्लियर। लास्ट आते हैं आपके थेरापुटिक माउथ वॉश। इनकी बात करें तो दीज आर स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीविंग इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग द डेंटल कैरीज और मिटिगेटिंग सम अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द माउथ सच एज टीथ और थ्रोट। ठीक है, थेरापुटिक माउथ वॉशेस की बात करें तो ये जो आपके माउथ वॉश होते हैं, इनको
दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन से रिलीव कराने के लिए यूज करते हैं। दांतों में कोई कीड़ा लग रहा है, कैरीज है, तो उसको रिमूव कराने के लिए यूज करते हैं। और कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि दांत में, मुंह में या गले में कोई भी डिजीज कंडीशन है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको मिटिगेट कराने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए यहाँ पर थेरेपेटिक माउथ वॉश को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन जो हो जाते हैं ना माउथ के अंदर, उनको खत्म करते हैं। कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कैरीज हो जाती है, तो उसको ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके थेरापेटिक माउथ वॉश। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, कि किस तरीके का प्रोडक्ट आपका फॉर्मुलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्या होते हैं, माउथ वॉश होते हैं। जैसे कि लिक्विड माउथ वॉश, कंसंट्रेटेड माउथ वॉश, टैबलेट प्रिपरेशन, ग्रेनुलर और पाउडर प्रिपरेशन, एंड एरोसोलिक माउथ वॉश और माउथ फ्रेशनर्स। ठीक है, तो आपके 5 टाइप के यहाँ पर माउथ वॉशेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपके लिक्विड माउथ वॉश। लिक्विड माउथ वॉश की बात करें तो दीज माउथ वॉश आर रेडी टू बी यूज्ड विदाउट एनी डाइल्यूशन। ठीक है, ये जो माउथ वॉश होते हैं ना, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको आपको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये रेडी टू वाले होते हैं, इनको यूज करने से पहले आपको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड होते हैं आपके कंसंट्रेटेड माउथ वॉश। ये जो माउथ वॉश होते हैं ना, ये कंसंट्रेटेड होते हैं, दैट इज वाई इनको यूज करने से पहले डाइल्यूट करना होगा एंड देन यूज करना होगा। सो दीज माउथ वॉश आर रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूटेड बिफोर use along with the water because they are prepared and issued in a concentrated form। ये जो माउथ वॉश होते हैं आपके, ये रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, कि इनको यूज करने से पहले वाटर के साथ डाइल्यूट करके फिर यूज किया जाता है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में बने होते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही इशू किए जाते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही फॉर्म मतलब मार्केटेड होते हैं। तो इसलिए जब भी इनको यूज करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, इसको सिंपली डाइल्यूट करके सोल्यूशन फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है एंड देन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके टैबलेट प्रिपरेशन। So these are required to be dissolved or dispersed in a water before use। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो टैबलेट प्रिपरेशंस होती है ना हमारी, ये टैबलेट फॉर्म में आती है, तो सिंपल सी बात है कि पहले टैबलेट को घोलना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिस्पर्स करते हैं एंड देन यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले इसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, देन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके ग्रेन्युलर प्रिपरेशन और पाउडर प्रिपरेशन। So these are required to be dissolved or dispersed in a water before use। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके ग्रेन्युलर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, ग्रेनुलर और पाउडर प्रिपरेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि दे आर रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व और डिस्पर्स इन अ वाटर बिफोर यूज, कि ये जो होते हैं वो आपके पाउडर फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आते हैं, दैट इज वाई इनको यूज करने से पहले क्या करते हैं, इसमें वाटर डाल के, वाटर में इसको डिसॉल्व करके या डिस्पर्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट होते हैं आपके एरोसोलिक माउथ वॉश और माउथ फ्रेशनर्स। So these are recommended to for freshing the breath after eating, drinking or smoking, and these are generally containing only flavoring agents. Although they may also contain antibacterial agents, these aerosol mouth fresheners are generally present in half ozone or 15-gram pack and having a metered value and contain a sufficient product for 200 to 300 applications। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके एरोसोलिक माउथ वॉश होते हैं या माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, इनको किस लिए यूज किया जाता है, ब्रीथ को फ्रेशन अप करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको तब यूज करते हैं स्पेशली जैसे खाना खाया तो उसके बाद, पानी पिया तो उसके बाद, ये स्मोकिंग करते हैं तो उसके बाद जो ब्रेथ की स्मेल ऑर्डर खराब हो जाती है ना, तो उसको फ्रेशन अप करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर मेनली होता है फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, और साथ में इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। और ये होते हैं आपके एरोसोलिक माउथ फ्रेशनर्स जो कि जनरली आपकी
14 ग्राम या हाफ ओजोन के पैकिंग में आते हैं और इसके अंदर एक मीटर्ड वॉल लगा होता है जिसको हम प्रेशराइज करके एक सर्टेन अमाउंट माउथ में इनटेक करते हैं और माउथ को फ्रेशन बनाते हैं। तो इसके अंदर लगभग 200 से 300 बार आप इसको यूज कर सकते हो। 200 टू 300 एप्लीकेशंस के लिए ये बना होता है और 14 ग्राम्स का पैक आता है, एक सफिशियंट आपका कंटेनर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पर, एक तो हमने कंप्लीट किया टूथपेस्ट के वैल्यूएशन पैरामीटर्स एंड देन हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट टॉपिक माउथ वॉश, जिसके अंदर हमने देखा कि माउथ वॉश किस तरीके से बैड ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं और माउथ को फ्रेशन अप करने का काम करते हैं। अब इसी माउथ वॉश को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।